हेलो राम राम सारे भाइयों ने वाह भी कति दिल थे। तो दोस्तों आज हमारे साथ एशिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं विपुल इंदौरा जी। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। Hello everyone, I am Dr. Vipul Indora, an MBBS MD डॉक्टर। एक ऐसा डॉक्टर जो दवाइयाँ छुड़वाता है। नॉर्मली सभी डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं। इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स की हमने दवाइयाँ छुड़वाई। डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, सालों साल इंसुलिन की दवाइयाँ, इंजेक्शन छुड़वाए। कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी हम लोगों को दवाइयाँ रिडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। एक चीज यार जो डॉक्टर विपुल इंदौरा ने अभी इंट्रोडक्शन में नहीं बोला, एज वी हैव रिसर्च VII के थ्रू डॉक्टर विपुल इंदौरा को अवार्ड दिया गया है एज द बेस्ट डॉक्टर इन एशिया फॉर स्टॉपिंग मेडिसिन। एक्चुअली ये चीज ट्रू है कि ये दवाइयां छुड़वाते हैं। नाउ डॉक्टर विपुल इंदौरा प्लीज टेल अस कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में लोगों को यूजुअली होती हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज, जिसके लिए वो बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं। गवर्नमेंट डेटा है वो ये कहता है कि 35% लोगों को इंडिया में हाई बीपी की प्रॉब्लम है। बिल्कुल है सर। और 35% लोगों को मोटापा या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। वो भी है सर। 35 एंड 35 70% हो गया। 10% लोगों को गवर्नमेंट डेटा ये कहता है कि डायबिटीज है। और 10% लोगों को जो यंग लेडीज हैं उनको पीरियड्स का PCOS PCOD का एक प्रॉब्लम है। तो ये टोटल आपका 90% बनता है। अब इसमें जो है ओवरलैपिंग जरूर होगी कि भाई आप बोलेंगे एक इंसान को 2 या 3 बीमारी भी होती है, बट हम इससे स्केल समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और एक दूसरी प्रॉब्लम है कि मैंने भी आपको हार्ट डिजीज और कैंसर और क्रोनिक किडनी डिजीज का डेटा ही नहीं दिया है। तो आप ये देखिए कि 90% पॉपुलेशन बीमार है, तो वो क्यों है? वो इसलिए बीमार है क्योंकि ये जो सारी कारण है बीमारियों के, ये है गलत खान पान, रॉन्ग डाइट, रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड शरीर में टॉक्सिन्स या केमिकल्स का जाना। तो ये चीज बहुत हमें समझना है कि जब तक हम इस पे फोकस करते हैं और साइंटिफिकली एक्यूरेटली इसको मेंटेन करते हैं तो आपकी 90% केसेस में दवाइयां छूट जाती हैं। अब वो चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड का इशू हो, PCOS PCOD के लिए गर्ल्स बहुत सारे आजकल हार्मोन टैबलेट्स लेते हैं, ये सभी दवाइयां बिल्कुल छूट जाती हैं। और इनफैक्ट ऑटो इम्यून जैसी बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस, ये दवाइयां भी छूट जाती हैं। कैंसर जैसी दवाइयां या कम से कम डोज हो जाती है या छूट भी सकती है। तो ये है प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से सारी चीजों को मेंटेन करके चलना। PCOS और PCOD की है ना जो दिक्कतें हैं वो लेडीज में बहुत ज्यादा होती हैं। तो PCOS और PCOD की दवाइयां भी छूट सकती हैं। आप सीरियसली ये कहना चाह रहे हो कि हमारे जो लेडीज भी हैं या फिर बीपी हो गया, डायबिटीज हो, उनकी दवाइयां हम छुड़वा सकते हैं, हमारी मदर की भी। और जो लेडीज हमें जानते हैं जिनको पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, मतलब वो तो चलो सभी में होती है, तो वही मतलब ये दवाइयां भी छूट सकती है। मैं तो हैरान हो गया सर, कैसे? हमें ये समझना है कि अगर हम PCOS PCOD की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, बीपी की बात करते हैं, इन सभी बीमारियों को मैं डाइटरी डिजीज बोलता हूँ। क्योंकि अगर आप इनके रिसर्च में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि एक्चुअली ये डाइट की गड़बड़ी से, लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से होती हैं। मतलब खान पान, बिल्कुल खान पान से। मतलब अब आपका पीरियड्स का इशू जो है क्यों है? जब भी आप शुगर ज्यादा लेंगे, मीठी चीजें ज्यादा खाएंगे या ऐसी नमकीन चीजें ज्यादा खाएंगे जो कि ब्लड में जाके शुगर बनती हैं। अब वो चाहे आपका दाल रोटी ही क्यों ना हो, खाने में नमकीन है लेकिन ब्लड में जाते ही शुगर और ग्लूकोज बनता है। आपका एक्सेसिव कंजम्पशन हमारे घरों में दाल रोटी का होता है। हमारे पूर्वजों की डाइट नहीं थी। हम बात करेंगे बेसन का प्रयोग कितना ज्यादा होता है, ब्रेड्स लोग खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। ब्लड में जाकर के ग्लूकोज जाएगा और उससे आपके हार्मोन पूरे डिसबैलेंस हो जाएंगे, इंसुलिन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ये कारण। सर हमारे पूर्वज तो सिर्फ और सिर्फ दूध दही और गेहूं के ऊपर जीते थे। मैं तो यही मानता हूँ। और आज के टाइम पे तो सर पिज्जा, बर्गर, मोमो, डोसा, ये पता नहीं क्या क्या चला हुआ है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। और अब अगर आप कह रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ डाइटरी का इश्यूज है, तो सर हम इसको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? केपी भाई, आपको क्या लगता है कि सर हमें वो चीज बताएंगे कि जो जिससे हमें ना इसे ईजी हो सके और है ना हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि आप है ना घर बैठे भी अपनी अपनी है ना ये PCOS PCOD और इन सारी चीजों की है ना बीमारियों को हटा सकते हो? देखिए ये सारी चीजें ऑब्वियसली इश्यूज हैं इनके रिगार्डिंग। कंफ्यूजन भी है। बहुत लोग हैं ना जो आज हमारी एज के बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते कि यार जो पहले हमारे बुजुर्ग खाते थे वो ज्यादा रिलेवेंट है, हमारे लिए ठीक है, हेल्दी है, या आजकल जो डॉक्टर्स बोलते हैं या ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बताते हैं वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, बट पहले मैं चाहता हूँ कि ना हम चीजों की ऑथेंटिसिटी को देखें कि क्या ऑथेंटिक है। अगर डॉक्टर विपुल इंदौरा कुछ बताते हैं तो कितना रिलेवेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर विपुल इंदौरा अभी फाउंडर है एंड डायरेक्टर है माईकैट कंपनी के। ठीक है, जिसके थ्रू वो लोगों की हेल्प करते हैं।
मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो लोगों की हेल्प किस तरह से करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज और इन्हीं रिलेटेड जो बीमारियां हैं, इनसे रिलेटेड कोई इशू है, तो वो किस तरह इनके पास आता है, ये किस तरह से हेल्प करते हैं, या इनकी कंपनी जो माइकेट है वो किस तरह से हेल्प करती है। डॉक्टर विपुल, प्लीज मेरे को बताइए कि अभी किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से कांटेक्ट करते हैं, प्लस उनके आने की जर्नी किस तरह से होती है, आप किस तरह से जनरली उनको मतलब इंडक्ट करते हैं, फिर उनको गाइड करते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम काफी अवेयरनेस कैंपेन सब रन कर रहे हैं। जी। आप इसको ये बोल सकते हैं कि दवाई छोड़ो कैंपेन, राइट। और हम लोगों को जो है इतना एजुकेट करते हैं, बिकॉज जब मैं हॉस्पिटल में आई वाज वर्किंग तो काफी सारे लोगों ने बोला कि आपको मतलब और लोगों तक ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और ये ट्रीटमेंट पहुंचे। तो फिर देन वी स्टार्टेड पुटिंग सम वीडियोस। तो फिर क्या होता है कि जब लोग देखते हैं, लोगों को जानकारी मिलती है और वो लोग फिर अपने रिपोर्ट शेयर करते हैं हमसे, हमारी टीम से, और पूछते हैं। तो दिस इज हाउ पीपल कैन गेट बैक टू अस। डेफिनेटली हमारे जो भी मोबाइल नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो सभी उसमें दिए हुए हैं। तो पीपल कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अवर टीम, अवर कंसल्टेंट्स टीम डायरेक्टली बात करके, एंड दे कैन टेक द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड इश्यूज हैं। वेट लॉस में भी वी लुक इनटू द परमानेंट वेट लॉस सॉल्यूशन। नॉर्मली आपको परमानेंट वेट लॉस नहीं मिलेगा। ऑटो इम्यून डिजीज रिवर्सल, पूरे इंडिया में कोई ऑटो इम्यून डिजीज रिवर्सल पे काम नहीं कर रहा है। देखो, डिजीज रिवर्सल का मतलब है बीमारी को ठीक करना, ट्रीटमेंट का मतलब है बीमारी को शरीर में पाले रखना। आप दवाइयां लेते रहेंगे और लंबे टाइम तक वो बीमारी शरीर में रहेगी तो उससे आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा, और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। बहुत ज्यादा सर आज के टाइम पे तो मैंने देखा है कि सारी दवाइयों में भी ना कुछ कुछ ऐसे एजेंट्स आ चुके हैं कि खराब आ रही है। जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने अफ्रीका की साइड में ना कोई इंडियन ब्रांड का ही शायद से कफ सिरप, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के ऐसे, गॉड ब्लेस देम, बट वी कांट डू एनीथिंग ना। तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली। और दवाइयां जो जेन्युइन दवाइयां हैं उसके भी अपने काफी साइड इफेक्ट्स हैं। बिकॉज अगर आप ये देखेंगे कि आज के टाइम पे डायबिटीज की दवाइयां सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, किडनी फेलियर का, दवाइयों से हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर हम तो शुगर की दवाइयां ले रहे हैं और हम तो जो है शुगर को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, ब्लड शुगर को, लेकिन आप ही कह रहे हैं इन दवाइयों से ही हो रहा है। तो इसका रीजन है क्योंकि ये जो दवाइयां हैं डायबिटीज की, ज्यादातर खाने वाली गोलियां भी और इंसुलिन के इंजेक्शन भी शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और इंसुलिन एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर का, किडनी फेलियर का। तो ये चीज दवाइयों से ही हो रही है। तो अब आप ये देखिएगा कि ट्रीटमेंट में आपने शुगर को डाउन कर दिया लेकिन दवाइयों से इंसुलिन बढ़ गया, तो नुकसान है। और फिर जो है कैंसर की मैक्सिमम दवाइयां उल्टा और ज्यादा कैंसर को बढ़ा देती है। एक टाइम पे तो आराम दे देंगी, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कैंसर लौट के आएगा और एग्रेसिव रूप में लौट के आएगा। बिल्कुल सर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब इस तरीके से सभी बीमारियों में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जड़ पे जाकर के बीमारी को ठीक नहीं किया जा रहा कि हो क्यों रही है, बस सिम्टम को दबाया जा रहा है मोमेंटरीली। डॉक्टर साहब, अभी मैं जो ज्यादा कंसर्न हूँ ना कि अभी शादी का सीजन इंडिया में आ रहा है, ठीक है, और क्या होता है ना कि कुछ बच्चों का वेट, उन्हें फील होता है कि हम थोड़ा सा ओवरवेट है और चाहते हैं कि ना एक लिमिटेड टाइम में कि यार शादी से पहले हमें फिट दिखना है, हमारा वेट कम हो जाए एक लिमिटेड टाइम में, बट वो सेफली हो। तो डॉक्टर साहब, रियलिस्टिकली अगर कोई बच्चा आपके पास आता है, कोई भी आता है, तो रियलिस्टिकली कितने टाइम में कितना वेट लॉस करना पॉसिबल है आपके पास? हमारा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास में जो लोग वेट लॉस के लिए आते हैं, सबसे पहले तो वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड मोस्ट एशियन कंट्रीज जो कि परमानेंट वेट लॉस की बात करते हैं, परमानेंट वेट लॉस का सोल्यूशन देते हैं। क्योंकि वेट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपका वजन कम तो हो जाता है लेकिन कुछ महीने बाद में वो फिर से बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन रखना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है कि पीपल डोंट गो फॉर सेफ ऑप्शंस, आपके पास में सेफ ऑप्शंस नहीं है। सो डेफिनेटली अगर हम वेट लॉस की बात करें और सेफ वेट लॉस की बात करें तो हम डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबके थोड़े इंडिविजुअलिस्टिक रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे 2 महीने में लोगों का 12 किलो भी वजन गया है, 10 किलो भी गया है, 11 किलो भी, 4 महीने में लोगों का 22 किलो, 25 किलो वेट लॉस भी हुआ है। लेकिन हम, जैसा मैंने आपको बोला कि हर बॉडी डिफरेंट है, हार्मोनल लेवल्स डिफरेंट है, तो सब में वेरिएशन थोड़ा बहुत आता है। डेफिनेटली हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वेट लॉस का, वो पूरी तरीके से सेफ है, नेचुरल है, बिना साइड इफेक्ट से है। आजकल लोग पाउडर मिला करके लेते हैं, आजकल जो है लोग कुछ दवाइयां खाते हैं, कुछ टैबलेट्स लेते हैं, आजकल लोग जो है लिपोसक्शन सर्जरीज पता नहीं कहां जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। और अगर आप इस तरीके के वेट लॉस के कोई भी मेथड अपनाते तो वहां पे 2 प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम यह है कि आपका जो वेट लॉस के साइड इफेक्ट है इन दवाइयों से या सर्जरीज के भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब भी इस तरीके का जो वेट लॉस का है उससे दोबारा गेन हो जाता है, क्योंकि ये जो वेट लॉस के तरीके हैं
ऑलमोस्ट एवरी वेट लॉस मेथड इज बेस्ड ऑन कैलोरी इन कैलोरी आउट। और दुनिया के दिमाग में गलती यही करते हैं सभी लोग कि उनके माइंड में भरा हुआ है कि कैलोरी इन खाएंगे ज्यादा और कम एक्सरसाइज करेंगे तो वजन बढ़ता है, लेकिन वजन की प्रॉब्लम कैलोरी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैंने 26 किलो वेट कम किया अपना, 26 इज समथिंग। मैं पहले था अच्छा खासा। अब आप किस तरीके से करवाओगे? आप हमें मतलब क्या पर्सनल ट्रेनिंग देने वाले हो क्या? मुझे ये नहीं समझ में आया। आप हमें पर्सनल ट्रेनिंग दोगे या फिर हमें आप कुछ डाइट्स का कुछ ऐसे बताओगे या फिर कैसे? ये नहीं समझ में आ रहा कि आप जो कह रहे हो कि 2 महीने के अंदर 11 से 12 किलो हम वेट कम कर सकते हैं, और वो भी वो वाला वेट जो कि कभी बढ़ेगा नहीं। तो ये वेट कभी नहीं बढ़ेगा, ऐसे कैसे? एक्चुअली क्या है कि देखिए डॉक्टर साहब से मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, व्हिच इज हु अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैंने वो पर्सनली खुद विटनेस किया है कि 4 महीने में 26-28 केजीज उन्होंने वेट लूज किया है। ठीक है, तो मैं एक तरह से ना हमारे पास उनकी टेस्टिमोनियल है। ठीक है, बट हाँ, मतलब आपको क्वेश्चन वैलिड था कि अगर आप इतना वर्क कम करवा रहे हैं तो इज इट पीटी, कि आप पीटी देंगे? हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग देंगे क्या? या फिर कोई डाइट होगी, जैसे नॉर्मली आपको कोई भी गूगल करते हैं या यूट्यूब पे देखेंगे तो डाइट प्लान मिल जाते हैं बहुत सारे, उस तरह से होता है या क्या होता है? कोई है कि आपका जो वेट लॉस है, हमारा ना एक सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस बहुत जरूरी है, और वो है वजन क्यों बढ़ता है शरीर में। वजन बढ़ता है शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होने से। इंसुलिन हार्मोन हमारे पेट के पीछे की तरफ पैनक्रियाज होता है जो कि रिलीज करता है। अब इंसुलिन हार्मोन कई कारणों से बढ़ता है। गलत खान पान से इंसुलिन बढ़ता है, लाइफस्टाइल, दिनचर्या, नींद पूरी ना लेना, उससे कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तनाव, स्ट्रेस अगर ज्यादा रहेगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, वो भी इंसुलिन को बढ़ा देगा। और आपका जो है शरीर में टॉक्सिन्स का जाना, जैसे कि साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे भी वजन बढ़ता है। एग्जैक्टली, क्योंकि साबुन, शैम्पू, कंडीशनर जो है वो केमिकल्स उनके अंदर होते हैं। देखिए आज से 15-20 साल पहले जो लोग शैम्पूज यूज करते थे, जो लोग सोप्स, तो वो घरों में बनाते थे, नेचुरल रीठा शिकाकाई आंवला के प्रोडक्ट बनते थे और वो लोग यूज करते थे। आजकल लोग ब्रांडेड सोप्स एंड शैम्पूज एंड कंडीशनर्स। अब हमारे स्किन की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत हाई है, अब स्किन से अंदर जाएगा ये केमिकल, मिथाइल पैराबेन, ट्राइक्लोजेन, बेंजाइल अल्कोहल सल्फेट, ये केमिकल अंदर जाएंगे और ये केमिकल भी हमारे इंसुलिन हार्मोन को बढ़ा देंगे। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो 1-to-1 पर्सनलाइज्ड होता है। आप एक तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग कह लीजिए, ऑनलाइन होती है। पूरे इंडिया में जो पेशेंट्स हैं वो घर बैठे ही पूरा सेशंस लेते हैं हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ में, और होते सभी सेशंस डॉक्टर्स के साथ में है। तो हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो आपको गाइड करती है, और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं कि यही आपको फॉलो करना है। फॉलो अप टीम आपसे कॉन्टैक्ट में रहती है ताकि हम इंश्योर करें कि आपको हम वेट लॉस करें। ऐसा कुछ नहीं होता ना डॉक्टर साहब कि कोई ऐसा अनट्रेन्ड बंदा किसी को अटेंड करे किसी भी ऐसे चीज के लिए, कि यार मान लीजिए कोई एक कंसर्न रहता है कि यार अगर मेरे को कोई ट्रीट कर रहा है ना, कोई किसी तरह का इलाज बता रहा है या कंसल्ट कर रहा है हेल्थ और फिटनेस के मामले में, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं से उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए मेडिसिन से रिलेटेड। तो दिस इज द थिंग दैट यू इंश्योर। एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, एमडी डॉक्टर्स हैं हमारी टीम में, तो डॉक्टर्स के थ्रू ही पूरा 1-to-1 होता है सेशंस। सर जैसे हम भारत में हरियाणा से हैं, और सर हरियाणा में तो है ना घी की है ना मात्रा बहुत बहुत जरूरी है। सर मैंने बचपन से घी खाया है यार, दूध दही और घी इससे तो पावर लो, ऐसा ही कहते हैं हमारे घर वाले तो, कि भाई सिर्फ और सिर्फ दूध दही घी से आपको पावर मिलेगी। और मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, वो डॉक्टर हमेशा मुझे ये कहता है कि भाई घी कम करो, भाई तुम दूध कम पियो, इससे फैट आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे वो आ जाएगा। सर मुझे ये बताओ कैसे छोड़ू? मेरे पिताजी और मैं तो, हम तो बिना घी के रोटी और सब्जी खा ही नहीं सकते। और भाई हमारे तो उसमें हरियाणा में चूरमा भी बनता है, और चूरमे के अंदर तो आपको पता ही क्या सीन है सर, चूरमा तो वो वर्ल्ड फेमस है हमारा हरियाणा का। तो सर आप मेरे को प्लीज प्लीज बताओ कि इसका क्या सॉल्यूशन हो, घी खाना कैसे छोड़े हम? देखिए जितना मक्खन और घी खाएंगे उतना वजन कम होगा, उतना आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे। हैं? तो ये एक्चुअल में एक सच्चाई है। जो परेशानी होती है लोगों को वो गलत टाइप के फैट से होती है। घी और मक्खन हेल्दी फैट्स हैं। गलत फैट्स कौन से होते हैं? जो ज्यादातर रिफाइंड ऑयल लोग खाते हैं। ये जितने भी रिफाइंड और प्रोसेस्ड ऑयल हैं, सीड ऑयल हैं, बीजों से बने ऑयल हैं, ये नुकसान देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये समझना है कि ये क्यों ऐसा होता है। देखिए मक्खन और घी फैट्स में आता है, और जो मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि वजन भी बढ़ाता है, हार्ट अटैक भी करता है, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, कई तरीके की दिक्कत करता है। तो इंसुलिन हार्मोन घी से या मक्खन से न के बराबर रिलीज होता है। सबसे ज्यादा वो रिलीज होता है अगेन कोई भी प्रोडक्ट जो कि गेहूं से बने हैं, दालों से बने हैं, आपका राइस भी अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं,
तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में आती हैं और ये इंसुलिन को भी बढ़ाती हैं। तो सर आप कहना ये चाह रहे हो कि हम रोटी दाल और सब्जी वगैरह को छोड़ दें और खाली घी पीने लग जाएं तो उससे कोई भी नुकसान नहीं है सर? और जैसे कि मैं जहां तक जानता हूँ हमारे नाना और दादा और इवन है ना, मिल्खा सिंह की मूवी देखी होगी आप सभी लोगों ने, वहां पे एक जगह पे जाके मिल्खा सिंह को है ना मतलब घी है ना पार नहीं करने देते तो वहां बैठ के वो घी पी जाता है, इस वजह से उसकी इतनी अच्छी बॉडी थी क्या? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि घी आप अगर एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं, सिर्फ घी कभी नुकसान नहीं देता। प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहां पे कि हम घी को किसी रोटी पे डाल के खा रहे हैं या हम दाल में घी डाल के खा रहे हैं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये भी आपको समझना है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो है शुरुआत से जो है चलिए घी मक्खन तो खाया खूब, लेकिन पूर्वज तो बहुत पहले से दाल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, लेकिन ये भी बात पूरी तरीके से सही नहीं है। हमें ये समझना है कि एक्चुअल में पूर्वज, हम बात करते हैं 100 साल पुराने, 200 साल पुराने पूर्वज की, मैं पूर्वज बोलता हूं 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले और 5 लाख साल पहले। तो आपको ये समझना है कि पूर्वज हम उनको हैं जो एक्चुअल में जंगल में हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे। खेती आई है 10,000 साल पहले, और जो ये वाली खेती होती है जो आज पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में चल रही है, भारत में चल रही है, वो आई है पिछले 50-60 साल पहले, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में अनाज का प्रोडक्शन और दालों का प्रोडक्शन हुआ, और ये जो प्रोडक्शन था ये इसलिए किया गया कि इंडिया में भुखमरी ना रहे। ये पोषण देने के लिए नहीं था कि भाई आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि भुखमरी उस टाइम पे इतनी ज्यादा थी, आपके सूखे पड़ जाते थे, फेमाइन्स आ जाते थे, फ्लड आ जाता था, तो उन लोगों को फीड करना था। तो इतना कहां से आप क्या फीड करोगे, इतने एनिमल भी नहीं है शिकार करोगे, या इतनी सब्जियां भी नहीं है, सब्जियां आप खा सकते हो, सब्जियां हेल्दी होती हैं। तो हमारे जो पूर्वज है उनकी ईटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग था, इस वजह से उनका शरीर इतना स्वस्थ रहता था। सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तो है ना रिपोर्ट भी आने वाली है सर जल्दी। और सर आपको पता है हम है ना मतलब ये भुखमरी मिटाने के लिए ना पिछले 1.5 साल से ना अपनी फूड ड्राइव भी कर रहे हैं। हम दोनों भाई मतलब स्टार्टिंग की थी मैंने, फिर भैया मेरे साथ में जुड़ गए, और उसके बाद से हम पिछले 1-1.5 साल से ना हफ्ते के है ना मतलब 3 दिन शुरू किया था, और अब भगवान की दया से, पापा की दया से वो चीज कंटिन्यूटी में फिर हफ्ते में सारे के सारे 7 दिन हमें ना फूड ड्राइव दे के आते, वो भी जरूरतमंदों को। हमारा आपने PGIMS रोहतक का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो, गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हम खाना दे के आते हैं बच्चों को जिनको जरूरत होती है। ऋतिक ने काफी पहले उसको स्टार्ट कर दिया था फूड ड्राइव को, जो PGIMS रोहतक है ना, तो उसके विसिनिटी में जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनको, या तो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ, जितने भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, या उनके जो साथ में उनके पार्टनर्स वगैरह होते हैं जो खाना खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फिर ये खाना। हाँ मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन बैकग्राउंड। हाँ सर, 1.5 साल से ना बाहर वहीं सो रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, कुछ बीमारी है नहीं है वहीं रहते हैं। तो और बीइंग PGIMS मतलब उस एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है PGIMS, और मतलब अगर हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ में भी इतना रश नहीं जितना रोहतक में, वहाँ से सारी जगह, जिस वजह से वहाँ पर रश बहुत ज्यादा होता है। फिर अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने कंटिन्यू किया इनके साथ। तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जरूरतमंद लोगों की जो जितनी ज्यादा हम हेल्प कर सके उतना अच्छा है, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर किसी इंसान की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, चाहे उसका सबसे इंपॉर्टेंट है उसका हंगर, मतलब उसकी भूखा ना रहे कोई, रोटी कपड़ा एग्जैक्टली। तो अगर आप एक बेसिक रिक्वायरमेंट लोगों की पूरी कर रहे हैं तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया की ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आज हमारे पास में जो पॉपुलेशन है, इतने बच्चे हैं और छोटे से लेकर के बड़े टीनेजर्स भी हैं जो कि एक्चुअली उनके पास में ये सब फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से अच्छा नहीं कर पाते। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बेसिक लेवल पे जाकर के, और जब उनको ये सपोर्ट मिलेगा तो आगे वो पढ़ाई लिखाई की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे और कंट्री के डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे मेंशन तो कर दिया कि यार जो घी है ना वो हम खा सकते हैं, हेल्दी है हमारे लिए, बट रोटी और सब्जी के साथ नहीं खा सकते, जो कि हम सब खाते हैं इसी तरह से है कि हम रोटी पे खाएंगे या तो घी, या फिर सब्जी में डाल के खाएंगे, ठीक है। बट अगर आप बोल रहे हैं कि वो जहर की तरह, तो आप ही बता दीजिए कि किस तरह से खाना है ना उसको हेल्दी, ये क्या तरीका होना चाहिए घी खाने में। तो अगर आप घी दाल या रोटी पे डाल के खा रहे हैं तो वो जहर का काम करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट का कॉम्बिनेशन नुकसान देता है। लेकिन अगर आप फैट का कॉम्बिनेशन किसी प्रोटीन, यानी कि अगर आप पनीर के साथ डाल रहे हैं, पनीर के साथ खाते हैं, सब्जियों के साथ खाते हैं, सलाद के साथ खाते हैं, वो ठीक है। अगर जो लोग नॉनवेज डाइट लेते हैं
उसके साथ आप मक्खन या घी खाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, वहां पे नुकसान नहीं देगा। इनफैक्ट लोग ये कहते हैं कि हम दूध पीते हैं तो हम दूध में मलाई हटा करके पीते हैं, तो वो आपको ज्यादा नुकसान देगा। मैं ये कहता हूं कि आप मलाई खा जाइए, दूध छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। सर मैं बताऊं क्या होगा अगर हम मलाई खा लें, मम्मी की चप्पल लगेगी मम्मी चप्पल मारेगी हमारे लोगों की एक धारणा है हम तो जी फुल क्रीम मिल्क नहीं पीते, हम डबल टोन, सिंगल टोन, डबल टोन, आजकल डबल टोन का भी ट्रेंड चल रहा है कि फैट पूरा निकाल दो, उससे आपका वजन और बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, सब इश्यूज होंगे। क्योंकि क्या हो गया कि आपने दूध में से फैट को निकाल दिया, आपने उसका मलाई का कंटेंट निकाल दिया, अब आप दूध पी रहे हो, दूध में लैक्टोज नाम की शुगर होती है, फी के दूध में भी शुगर होती है लैक्टोज, तो वो आपके पूरा नुकसान दे देगी। और अगर आप सिर्फ मलाई खा रहे हो तो वो तो आपका पूरा फैट ही है, तो वो तो हेल्दी है। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि फैट्स आर ऑलवेज हेल्दी एंड शुगर्स आर ऑलवेज बैड। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने लैक्टोज अभी मेंशन किया, तो कई जो लोग होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उस केस में क्या किया जाए? क्योंकि मतलब उनका है ना, देखा जाए तो उनका वेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट बिना खाए भी काम नहीं चलता, वो खाते भी नहीं फिर भी वेट ज्यादा हो जाता है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए क्या हो सकता है? देखो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में मेजर पॉपुलेशन जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट ही है। हाँ, दूध पीता है कोई? हाँ, नहीं, दूध पीना नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि उनको दूध सूट नहीं करता है, हाँ। दूध या दूध से बने प्रोडक्ट, तो उन लोगों में वो एंजाइम नहीं है जो कि उसको पचा पाए, और ज्यादातर पॉपुलेशन की ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरे यहाँ पे ऐसे भी लोग आए हैं जो कि वेट लॉस की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और मैंने उनके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करा दिए, तो एकदम से वेट लॉस हो गया। मतलब 20-20, 25-25 किलो भी लोगों ने लूज कर लिया, क्योंकि वो उनको सूट नहीं कर रहे थे डेयरी प्रोडक्ट्स। और इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन को डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करते, लेकिन उसमें मक्खन और घी नहीं आता है क्योंकि उसमें लैक्टोज का कंटेंट हट जाता है और उसमें प्योर आपका फैट आ जाता है। सर हेल्दी रहने के लिए ना, मैंने पिछले 1-1.5 साल से है ना, मतलब मैं वीगन हूँ, मतलब वीगन तो नहीं कह सकता, बट हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ करके, क्योंकि दूध दही तो मुझे पसंद है, भाई दूध दही क्यों तो मैं खाता हूँ। तो सर आप ये बताओ मेरे को कि नॉन वेजिटेरियन अच्छा है या वेजिटेरियन अच्छा है? इस केस में क्या चीज ज्यादा सही रहेगी करके? देखिए, वेज वर्सेस नॉन वेज, हमारा डिस्कशन चल रहा है कि हम नॉन वेज डाइट ज्यादा हेल्दी है, वेज डाइट ज्यादा हेल्दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉन वेज डाइट, जो लोग एक्चुअल में प्रॉपर नॉन वेज डाइट लेते हैं, बहुत सारी बीमारियां पूरी की पूरी ठीक हो जाती हैं, हमारी बॉडी हेल्दी, फिट एंड फाइन हो जाती है। इनफैक्ट भगवान भी उन्हीं लोगों से खुश रहते हैं जो नेचर के ज्यादा नजदीक हैं। आज के टाइम पे नेचर के ज्यादा नजदीक हम शहरों में रहने वाले लोग हैं या जंगलों में जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। और ट्राइबल पॉपुलेशन की आप फिटनेस देख लेना, आप उनकी फिजिक देख लेना, उनमें ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं ही नहीं। तो आप खुद समझिए कि एक्चुअल में नॉन वेज डाइट, हमारे पूर्वज, मैं ये 100 साल पुराने पूर्वज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 500 साल पहले, 5000 साल पहले उन पूर्वजों की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में नॉन वेज डिपेंडेंट डाइट लेते थे, बिकॉज दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स, जंगलों में रह करके शिकार करके खाना। और हाँ, ये है कि कुछ सब्जियां, कुछ रूट्स, कुछ ट्यूबर्स पेड़ों में से निकाल के भी खाते थे, बट इस तरीके की खेती जिसने लोगों की हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया नहीं होती थी। किसी प्रकार की गेहूं की खेती, दालों की खेती, चावलों की खेती नहीं होती थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आई है, पिछले 50-60 साल पुरानी हिस्ट्री है बस। डॉक्टर साहब अभी क्या होता है ना कि मैं या मेरी एज के या मेरे यंगस्टर ना, कि हम रात को काम करते हैं, पढ़ते हैं, या इवन मूवीज देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो यार बहुत बड़ा इशू होता है कि अगर हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तब तक तो क्रेविंग्स बिल्कुल पीक पे होती है, फूड क्रेविंग्स हमसे नहीं रुका जाता, भूख लगती है और उसी टाइम हाथ जाता है कि यार जोमेटो, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाए, हम कैसे क्रेविंग्स को रोके? या फिर यार अगर कोई वेट कंट्रोल करे ना, उसके तो बस की बात ही नहीं है, वो तो भूल ही जाए। देखिए, अगर आपको रात को आप लेट नाइट तक काम कर रहे हैं या कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको भूख लगी है, अब आप जोमेटो स्विगी की तरफ बढ़ते हैं, तो तब भी मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप ऐसा फूड लीजिए जो कि आपके हंगर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दे, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू अच्छा हो। तो अगर आप इसमें कुछ भी तरीके का नॉनवेज के स्नैक आइटम्स आप ऑर्डर करते हैं, या अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर के आइटम ऑर्डर करते हैं, तो उससे आपको पेट भी भर जाएगा। और फिर अगर आप थोड़ा लेट नाइट तक काम कर रहे हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने रेगुलर बेसिस पे जो लोग सैंडविचेस और पिज्जाज और ये सब मंगा लेते हैं, खा तो लेंगे, लेकिन अगर आपका लेट नाइट का काम है तो 2-3 घंटे में आपको फिर से भूख लगने लगेगी, आपको शुगर क्रेविंग, हंगर क्रेविंग होगी। तो हाई प्रोटीन डाइट इज द बेस्ट डाइट अगर ये होता है। बट नॉर्मली जब भी आप रात को लेट तक जगते हैं फॉर एनी रीजन, काम के लिए, या आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या आप यूट्यूब चला रहे हैं, अगर आप कोई भी एक्टिविटी रात को कर रहे हैं तो आप अपनी स्लीप डिस्टर्ब कर रहे हैं, और स्लीप अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपको भूख लगेगी, क्योंकि आप रात को लेट तक जगते हैं तो कॉर्टिजोल बढ़ जाएगा। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिजोल हार्मोन भूख बढ़ाता है, तो इस वजह से लोगों को भूख लगती है। अगर टाइम से सो जाएं, मॉर्निंग में 5-6 बजे उठ जाएं, तो ये आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन है, इसमें आपकी भूख भी कंट्रोल रहेगी।
रहेगी। और अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों की रात को नींद पूरी नहीं हुई है, नॉर्मली 8 to 9 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। अगर आपकी स्लीप जो है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो करके, कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो बस 5 ही घंटे सोता हूँ 6 ही घंटे सोता हूँ, वो आपके पूरे हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन जो रात को बढ़ा है, क्योंकि आप सोए नहीं ठीक से, तो वो अगले दिन भी बढ़ा रहेगा। और कॉर्टिसोल भूख बढ़ाएगा, तो आपको अगले दिन और ज्यादा भूख लगेगी। फिर आपको कोई हंगर क्रेविंग, शुगर क्रेविंग होंगी, आप कोई जंक फूड खाएंगे या कुछ भी आप खाएंगे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी और खाएंगे भी, क्योंकि आपकी हेल्दी डाइट पैटर्न नहीं है, तो वजन भी बढ़ाएगा और डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब तो ये एक साइकिल चलती रहेगी इस तरह से। साइकिल चलती रहेगी। डॉक्टर साहब, अभी है ना हमें कंपैरिजन चाहिए, बिकॉज कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, कुछ वेजिटेरियन, और कुछ होते हैं वीगन वाले, ठीक है। एंड देयर इज अ हाइप बिहाइंड द वीगन डाइट ना, कि यार और तो बोलते हैं कि यार विराट कोहली भी यही डाइट फॉलो करते हैं, और इससे ये होता है कि यार ना ही तो गाय भैंस और इन सबको जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही हम चिकन वगैरह खाते हैं जो फैक्ट्री में पता नहीं कुछ कुछ बोलते हैं, ठीक है। वी वांटेड टू नो कि यार कौन सी डाइट सबसे बेटर है, ठीक है। और अगर सेलिब्रिटीज लाइक विराट कोहली और ये सब वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ रीजन। थोड़ा सा हमें इनसाइट दीजिए इसके बारे में। देखिए, वीगन डाइट एक नेचुरल डाइट नहीं है। रीजन बीइंग कि आज आप जो भी नेचर में लोग रहते हैं, एक्चुअल में ट्राइबल पॉपुलेशंस आप जंगल में स्टडी करेंगे, जो नेचर के सबसे नजदीक है, वो लोग हंट करके खाते हैं। हमारे पूर्वज जो हैं हजारों साल पहले हंटर्स एंड गैदरर्स हो। तो वीगन डाइट का मतलब है कि आप नॉनवेज तो एलिमिनेट कर ही दीजिए, लेकिन आप दूध, दही, छाछ ये सब भी नहीं लीजिए, मक्खन घी भी मत लीजिए, क्योंकि एनिमल को कोई हार्म ना हो जाए। अल्टीमेटली आपका अगर स्पिरिचुअलिस्टिक कोई एंगल है तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट अगर आप ये सोच के वीगन डाइट या वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं कि ये हेल्थ के लिए अच्छी है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। उसका रीजन ये है कि नॉनवेज डाइट आपके बॉडी में इतने फायदे हैं नॉनवेज डाइट के। आपका मसल, आपकी हड्डियां प्रोटीन से बने, आपके बाल प्रोटीन से बने, आपका स्किन प्रोटीन से बना है। प्रोटीन दोगे नहीं तो इनकी हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी। प्रोटीन डाइट की सेटाइटी वैल्यू बहुत हाई है। सेटाइटी वैल्यू का मतलब है कि आपने एक बार अगर अच्छी मील ले ली नॉनवेज, आपको अगले 6-8 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। आप यही चीज आप दाल चावल रोटी खाइए, आपको 2-3 घंटे के अंदर वापस भूख लग जाएगी। और आप बार बार खाएंगे और ऐसी चीज खाएंगे जो ब्लड में जाकर के शुगर बन रही है। कार्बोहाइड्रेट, दाल चावल रोटी ब्लड में जाकर के शुगर बन रहा है। वो शुगर जो है इंसुलिन को स्पाइक करेगा, वजन बढ़ाएगा, फैटी लिवर करेगा, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर होता है शुगर से। दाल रोटी चावल में शुगर है, ब्रेड्स में शुगर है, पास्ता, पिज्जा, मैगी सब में शुगर है, और चीनी तो है ही शुगर। कैंसर होता है उससे, लार्जेस्ट कॉज है। स्मोकिंग से ज्यादा ऊपर आ गया है कैंसर अब शुगर खाने से। तो ये आप समझिए कि क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। एक नॉनवेज डाइट आपके ब्लड में जाकर के शुगर नहीं बनाएगी। नॉनवेज डाइट आपके ब्लड में जाकर के प्रोटीन या अमीनो एसिड बनाएगी, जो कि आपके इंसुलिन को भी स्पाइक नहीं करेगा उतना ज्यादा, और आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा लगेगा। हंगर क्रेविंग खत्म हो जाएंगी। आज जो है लोग क्यों करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिड मील स्नैक, लंच और डिनर के बीच में मिड मील स्नैक, टोटल आप काउंट करोगे 5 से 6 मील लोग लेते हैं। अगर आप एक हेल्दी प्रोटीन डाइट ले रहे हो, आपको 1 या 2 मील इन अ डे, दैट्स इट, आपका पेट भरा रहेगा, भूख ही नहीं लगेगी, क्रेविंग ही नहीं होगी। तो इट्स अ मैजिकल डाइट। देखिए, आपने विराट कोहली का नाम लिया और काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं आजकल जो वीगन को प्रमोट कर रहे हैं कि मतलब सब सब्जियां, पत्ते, ये सब चीजें आप खाइए। और जो है उसमें वीगन में फिर ये भी आ जाता है कि आप राइस भी ले सकते हैं, रोटी भी, दाल भी, क्योंकि अभी सब प्लांट से बनी हुई चीजें हैं ना, इसमें कुछ एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन ये देखिएगा जो ये चीजें कितनी नुकसान देती हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि आपको अगर आप वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, विटामिन ए, आपके शरीर में जो है इतनी कमियां, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है लोगों में। जब हड्डियां और मसल ही कमजोर हो जाएंगी, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, तो आप बीमारी से कैसे लड़ेंगे। आपके बॉडी का स्ट्रक्चर और फ्रेम ही ठीक नहीं रह पाएगा। और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लोग वीगन डाइट पे गए, इनफैक्ट ये तो फैक्ट है कि डॉक्टर्स देखते हैं कि उनके इतने सारे लैब रिपोर्ट खराब आ रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और आपके विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है। ये सारी चीजें आपको एनिमल प्रोडक्ट से पूरी होती हैं। तो अब वीगन डाइट का फॉर्मूला ये होता है कि जी आप दूध दही भी लेना छोड़ दो, आप मक्खन घी भी लेना छोड़ दो, आप मतलब पूरे एनिमल प्रोडक्ट को जीरो कर दो। तो आपके एनिमल प्रोडक्ट से जो इतने विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ये आपको मिलेंगे नहीं सब्जियों में। तो आपका जो है डेफिशिएंसीज बॉडी में बढ़ती चली जाएंगी, कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। तो ये विराट कोहली है या बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, साइंटिफिकली तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है जो भी ये फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये जो है ये चीजें पूरी तरीके से गलत है अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हो। बट लोग क्या करते हैं, लोग फॉलो कर लेते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हैं। बट हमें ये भी समझना है कि अगर आप साइंटिफिकली जो चीजें नेचुरल हैं, जो भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं, उन चीजों पे हम चलेंगे, तभी हम अपनी बेस्ट हेल्थ और फिटनेस पे रह पाएंगे। सर PCOD, PCOS ये जो बीमारी है ना, ये लड़कियों में ना 16 से 35 की उम्र में कॉमन देखी जाती है। और मैं ये मानता हूँ कि लड़कियां है ना एकदम से घबरा जाती है, और वो है ना डॉक्टर्स के पास जाने से भी कतराती हैं, और उनको बताने से भी कतराती हैं कि क्या होगा, क्या पता मुझे क्या हो गया करके वो घबरा जाती हैं।
सर कोई ऐसी चीज है जो कि इनके मतलब डाइट्स वगैरह में फॉलो करके और ये घर बैठे इसका ना थोड़ा सा मतलब अपने आप में ठीक हो पाए करके, तो प्लीज बताएं सर। देखिए, पीसीएस पीसीओडी 16 से 35 साल की उम्र में कॉमन है और बेसिकली ये मंथली जो साइकिल्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, इरेगुलरिटी होती है, इनफैक्ट टाइम से नहीं आ पाते हैं पीरियड्स। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपको घबराना नहीं है। पीरियड एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि पूरे दुनिया में हर लेडीज को होता है। दूसरी चीज आपको समझनी है कि अगर पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ये देखा गया कि हर 5 में से 2 लेडीज को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये भी आपको नहीं सोचना है। सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड। आपको किसी तरीके कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये बात जरूर है कि आप गलतियां वहां करेंगे जहां पे कि आप अपनी कोई फ्रेंड से पूछ लेंगे, या कोई गूगल में कुछ देख लिया आपने, या आपने जो है कोई अपने किसी कोई बड़ी कोई लेडी है उनसे आपने डिस्कस कर लिया, वो आपको सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए जिसमें कि पीरियड्स की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाए आप। और पीसीएस पीसीओडी कंप्लीटली रिवर्सेबल डिजीज है, पूरी तरीके से क्योरेबल है, क्योर हो जाती है। और के लिए पीसीएस पीसीओडी को एक्चुअल में अगर आप पूरी तरीके से रिवर्स करना चाहते हैं, इनफैक्ट क्योर भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। और इसमें अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका पीसीएस पीसीओडी कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। पहला है, शुगर इंटेक को आप बिल्कुल अवॉइड करें। किसी भी तरीके का मीठा या वो नमकीन चीजें जो ब्लड में जाकर के ग्लूकोज बन जाती है, वो भी मीठी ही हम मानते हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए। पहला है शुगर अवॉइड कीजिए। दूसरा है डेयरी अवॉइड कीजिए। डेयरी में बहुत ज्यादा मिल्क का कंजम्पशन आ जाता है। काफी सारे लोग रेगुलरली मिल्क लेते हैं या दही भी लेते हैं। ये डेयरी कंजम्पशन भी आपको, या चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, नुकसान दे सकता है। मक्खन ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसमें लैक्टोज के कंटेंट हट जाता है। तीसरा जो चीज आपको फॉलो करनी है वो है एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और एक्सरसाइज में भी अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग को ऐड कर देते तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज आप कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज जो कि आपको अच्छी लगती है, आप हाफ एन आवर से 45 मिनट्स कीजिए। तो ये चीजें आपके पीसीएस पीसीओडी को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकती है। बट फिर भी अगर आपको कोई चैलेंज आता है, डिफिकल्टी आती है अपने पीरियड्स को टैकल करने में, इस तरीके की समस्या, क्योंकि देखिए पीसीएस पीसीओडी को आपको कैजुअल नहीं लेना चाहिए। ये एक सीरियस इशू है क्योंकि पीसीएस पीसीओडी के बाद में आपको जो है कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ओवरी कैंसर, यूट्राइन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क इससे बढ़ जाता है। और जो दवाइयां लोग लेते हैं, आप काफी सारी गर्ल्स जो हैं, वो बात अलग है कि आपको हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में ये दवाइयां बताई जाती हैं, हार्मोनल टैबलेट, ये भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देती है, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देती है। तो पीसीएस पीसीओडी खुद ही अपने आप में प्रॉब्लम है। फिर ये दवाइयां, हार्मोनल टैबलेट, 21 डेज की कोई पिल्स ले रहे हैं, कोई लोग 6 दिन का, 1 हफ्ते का कोर्स पूरा कर रहे हैं, ये सब नुकसान देते हैं। ये सिंथेटिक हार्मोन आपको नहीं लेने हैं। पीसीएस पीसीओडी के बाद में इनफर्टिलिटी का भी इशू आ जाता है, तो काफी लेडीज को प्रेगनेंसी या कंसीव नहीं हो पाता है मैरिज के बाद। तो इस चीज को आप लाइटली मत लीजिए और आप इस चीज के बारे में अगर कंसर्न है तो आप एक जेन्युइन एक्सपर्ट की मदद लीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई आपको लगता है कि आपको जो है पीसीएस पीसीओडी रिवर्स करना है, पीरियड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या कुछ लोगों की आने वाले टाइम में मैरिज आने वाली होती है तो कंसर्न होते कि कंसीव कैसे करेंगे, आईवीएफ के ट्रीटमेंट भी महंगे हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट 5-5 लाख के साइकिल्स होती हैं, तो उस तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक कंप्लीट हेल्थ चाहिए, इस बीमारी को पूरी तरीके से रिवर्स करना है, तो आप हमारी टीम से संपर्क में, हमारे कंसल्टेंट से संपर्क में आ सकते हैं। वी विल बी हेल्पिंग यू इन कंप्लीटली रिवर्सिंग योर हेल्थ कंडीशन। और ये कंडीशन को बिल्कुल भी इसको सोशल टैबू मत बनाइए, इसको जो है आप ये मत बनाइए कि सोसाइटी क्या सोचेगी। ये सब एक नॉर्मल फिनोमिना है जो हर किसी की बॉडी में होता है। जिस तरीके से हमारा नॉर्मल फिनोमिना है कि हम मॉर्निंग में जाकर के अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करते हैं, हम पेट साफ करते हैं, हम यूरिनेट करते हैं, तो ये सब चीजें एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो इसी तरीके से पीरियड्स भी एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमिना है जिसके बारे में आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। सर जैसे बात करने से बात बनती है, वैसे ही एक्सरसाइज करने से ये आधी प्रॉब्लम्स के ना सॉल्यूशन हो जाते हैं। मतलब सर ने भी यही बताया, हमने मैम से भी बात करी थी, तब भी हमने यही चीज जाना कि स्किन का भी डिजीजेस वगैरह हमारी एक्सरसाइजेस से कम हो जाते हैं। योर 99% ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू गेट सॉल्व्ड विद 1% ऑफ योर एक्सरसाइजेस, है ना। तो टेक केयर एंड जस्ट फोकस ऑन योर एक्सरसाइजेस, आई बिलीव। और बाकी तो सर ने बता ही दी है कई सारी चीजें। जो डॉक्टर साहब, सपोज मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ बट फिर भी वो फैटी लिवर हो गया, एंड ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। सपोज, बट अभी इशू क्या है कि अगर मेरी मदर को पता चल गया कि फैटी लिवर हो गया, बहुत सीधा तो मैं पिटा, ठीक है। मेरे को ऐसी क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। एंड ऑन अ सीरियस नोट, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है, लोग लाइटली ले भी नहीं सकते और उनको इशू बहुत बड़ा फील होता है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे वो अवॉइड किया जा सकता है, और ऐसे कौन कौन से खाने हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, दूसरा ऐसी कौन कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या डाइटरी चेंजेस हैं जिनसे वो ठीक हो सकता है, बचा जाए या फिर अवॉइड हो सकता है करके।
सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि फैटी लिवर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, ऐसा फैटी लिवर जो शराब पीने से हुआ है। लेकिन आज के टाइम पे फैटी लिवर लेडीज में और बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। अब आप क्या बोलेंगे कि लेडीज और बच्चे भी शराब पी रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। इंडिया में तो नहीं है ना कि लेडीज आज भी अल्कोहल नहीं ले। तो ये जो बच्चों में और लेडीज में हो रहा है और उन लोगों में, उन आदमियों में हो रहा है जो शराब नहीं पीते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो फैटी लिवर डिजीज दो प्रकार से होती है, एक तो अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक तो आपको पता है कि शराब पीने से हो गई है। अब नॉन अल्कोहलिक कैसे हो रही है? नॉन अल्कोहलिक आपके गलत खान पान से हो रही है। मीठा ब्लड में जाएगा, आपके मीठा जो है वो ब्लड में जाकर के लिवर में चला जाएगा और वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नए फैट का बनना या डी नोवो लाइपोजेनेसिस। तो ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है, लेकिन आपको ये समझना है कि शुगर लेना, रोटी लेना, दाल लेना, चावल लेना, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, नूडल, ये सब फैटी लिवर करती है। लेडीज तो ये सब, लेडीज को तो बहुत पसंद है चाट पापड़ी की दुकान पे जाके राइट। तो वो एक चीज समझनी है कि आपका जो कंजम्पशन है वही फैटी लिवर कर रहा है। ये मतलब नहीं है कि आपको फैटी लिवर है तो सिर्फ वो शराब से हो। और फैटी लिवर को ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिवर्स हो जाती है और आप इसको पूरा अच्छे, अगर आप हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे तो फैटी लिवर पूरा ठीक हो जाता है। आपके LFT जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो पूरा ठीक आ जाता है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि फैटी लिवर अगर एक बार वो आ गया और अगर आपने फैटी लिवर को रिवर्स नहीं करा, फैटी लिवर से अगली स्टेज होती है लिवर फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस से अगली स्टेज होती है सिरोसिस, सिरोसिस पे लिवर पहुंच गया मतलब फेलियर पे पहुंच गया। लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा 40 से 50 लाख रुपए आता है और उसके बाद भी इंसान की जिंदगी 2 से 3 साल की रह जाती है। तो आप ये देखिएगा कि आपको अगर अपने लिवर को आप नहीं बचाएंगे, फैटी लिवर से पीछे आ जाइए, हेल्दी लिवर पे नहीं तो आगे बढ़ेंगे। फाइब्रोसिस एक लिवर स्पॉन्ज की तरह होता है और अगर आपका लिवर फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा है तो वो हार्ड हो रहा है, मतलब हार्ड होने लग गया फाइब्रोसिस, और सिरोसिस पे जा रहा है तो लिवर पत्थर हो गया। एक स्पॉन्ज तो काम कर सकता है, क्या एक लिवर जब पत्थर बन जाता है तो काम कर सकता है? वो पूरा फेल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो लोग फेस कर रहे हैं। शराब नहीं पी रहे फिर भी फैटी लिवर की सारी बीमारियां हो रही है। सर आप कहना चाह रहे हो कि आदमियों का शराब पीना और औरतों के गोलगप्पे, टिक्की, चाट भंडार खाना, ये दोनों चीजें बराबर है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप जो है, जैसे आजकल जो भी लोग, जो भी आदमी शराब पीते हैं तो डेफिनेटली वो एक लिवर को खराब करती है और बॉडी में बहुत चेंजेस लाती है जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन लेडीज क्या करती हैं? लेडीज को टिक्की खानी है, चाट पापड़ी खानी है ना, ये सब चीजें जो भी आपके बाहर मिलती हैं, पास्ता हो गया, नूडल्स जो है, आजकल चाउमीन वगैरह चलता है, मोमोज आजकल बड़ा कल्चर चल रहा है। तो ये क्या है? ये दोनों, ये शराब है, क्योंकि आपका शुगर में या ये चीजें जो जितनी भी आप खा रहे हैं ब्लड में जाकर के शुगर ही बनती है। तो शुगर में और शराब में कोई फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि शराब पी करके आप झूम उठते हो और शुगर खा करके या शुगरी डाइट लेकर के आप झूमते नहीं हो। बस यही है, डैमेज दोनों ही नुकसान बराबर देते हैं। चाहे आपका खाना पीना जो मैंने अभी आपको बताया, ये गलत खान पान, तो लेडीज का भी और मेन का भी। तो अगर मेन नशा कर रहे हैं शराब, तो लेडीज को भी नशा है फास्ट फूड का। और बिल्कुल, और वो चीजें जो है दोनों ही को, एक को होगा अल्कोहलिक फैटी लिवर, दूसरे को होगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, और उससे पूरी बॉडी डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, कैंसर, सबकी बीमारियां बढ़ेंगी। इवन कोल्ड ड्रिंक से भी ये चीज आएगी। कोल्ड ड्रिंक तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक है क्या? बस पानी में चीनी घोल दी है और उसमें थोड़ी गैस डाल दी, तो बस यही है। तो इतनी चीनी घोल दी है उसके अंदर, रसना हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, रूह अफ़ज़ा लोग पीते हैं, ये मतलब लिटरली जहर पी रहे हैं लोग, क्योंकि इतना शुगर आप लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, शुगर इज द लार्जेस्ट कॉज ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड टुडे। एक टाइम पे कैंसर का सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग या सिगरेट होता था, लंग कैंसर होता था। आज के टाइम पे स्मोकिंग से ऊपर आ गया है शुगर कंजम्पशन। तो शुगर से हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, फैटी लिवर हो रहा है, मोटापा आ रहा है, तो सब शुगर इंटेक से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड इतनी बड़ी चीज है यहाँ पे, इतना कॉमन है इंडिया में ना, बट उसके बारे में अवेयरनेस कुछ भी नहीं है हमारे सामने कि थायराइड किस वजह से होता है, क्या रीजन होते हैं, और अगर किसी हो जाए तो फिर वो ठीक कैसे करें उसे? ठीक है, अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे वो बता देगा कि भाई थायराइड है या नहीं। सेकंड चीज वो ये करेगा कि यार ये दवाई ये खा। तो प्लीज मेरे को बताइए कि यार थायराइड किस वजह से होता है, ठीक है, इतना कॉमन क्यों है और किस तरह से उसे बचा जाए या ठीक हो जाए? सही कह रहे हो भैया आप, थायराइड की ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कतें देती है और लेडीज में तो खासकर। और नॉर्मली देखा जाए तो हमारी मदर्स में, और जो ये अभी जो बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। आई डोंट नो हाउ, बट इस चीज के बारे में तो जानना जरूरी है, मेरे को लगता है। सर प्लीज बताओ सर, ये बात तो प्लीज करता हूँ। देखिए, डेफिनेटली थायराइड के सबसे पहले तो थायराइड क्यों हो रहा है, ठीक है ना? थायराइड इसलिए होता है कि आपके एक तो क्या है कि थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है। अब थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है और यहाँ पे जब इस ग्लैंड पे जब थायराइड हार्मोन कम बनने लगेगा तो आपका जो ब्लड रिपोर्ट है उनमें कम निकल के आएगा। तो ये होती है हाइपोथायराइड की कंडीशन, यानी कि थायराइड हार्मोन कम बनता है शरीर में। अच्छा, अब ये होता क्यों है? तो 3 जो सबसे बड़े कारण है थायराइड के, वो है एक तो आपका रॉन्ग डाइट। जब भी आपके बॉडी में शुगर इंटेक ज्यादा होगा, या मान लीजिए ग्लूटेन कहाँ होता है? गेहूं के सभी बने प्रोडक्ट्स में ग्लूटेन होता है, या
ऐसी चीजें जो आपके इम्यून सिस्टम को भड़काती हैं। इम्यून सिस्टम जब आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करेगा तो थायराइड ग्लैंड डैमेज होगा, और अगर थायराइड ग्लैंड डैमेज होगा तो उसका कोई मशीन अगर डैमेज होगी तो ठीक से काम करेगी नहीं, कर पाएगी, राइट। तो थायराइड ग्लैंड अगर डैमेज होगा तो वो ठीक से हार्मोन नहीं बना पाएगा। तो एक रीजन है आपका गलत खान पान। अब इसमें ग्लूटेन जैसे कई तरीके के प्रोटीन्स और बहुत सारे सब्जियों में या बहुत सारे अनाज में मिल जाते, तो ये नुकसान देता है। दूसरा रीजन थायराइड का है आपके शरीर में टॉक्सिन्स का जाना। जैसे बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में चले जाते हैं, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम्स, क्योंकि हम सब सिंथेटिक केमिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम नेचुरल यूज नहीं कर रहे, तो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होकर के थायराइड ये चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अगर आप ऐसा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, आपके टूथपेस्ट में फ्लोरीन ज्यादा है, तो वो फ्लोरीन जाएगा और वो आपके आयोडीन को रोकेगा। आयोडीन से थायराइड बनता है तो आयोडीन को रोकेगा। फिर जो है आपका, जैसे कुछ लोग जो है चाय पीते हैं, तो चाय में, हमारी चाय जो रेगुलर है, लोग बहुत पत्ती को उबाल के पीते हैं, तो बहुत ज्यादा उबालने से फ्लोरीन कंटेंट पानी में आ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको कम, क्योंकि जो जहां पे ये चाय उगाई जाती है, चाय की पत्तियां जहां पे जो खेत लगते हैं, उनकी उस मिट्टी में फ्लोरीन कंटेंट ज्यादा होता है ड्यू टू द फैक्ट्री पोल्यूशन एंड ड्यू टू ऑल दीज रीजंस। तो अगर आपका फ्लोरीन पानी में ज्यादा है तो वो भी आपके चाय भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो ये तीसरी चीज है आपका जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना। अब अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा, जो कि इंडियन लेडीज में बहुत कॉमन है, मानसिक तनाव एक बहुत कॉमन है, और लेडीज और मेन में थोड़ा फर्क होता है। लेडीज में ये होता है कि उनका दिमाग में छोटी से छोटी बात भी घर कर जाती है और वो काफी टाइम तक निकलती नहीं, हाँ, ओवर थिंकिंग हो जाती है। लेकिन मेन का क्या होता है, दे डील विद स्ट्रेस थोड़ा बेटर लेडीज से। ये थोड़ा सा मेंटल चेंज है, दोनों का फ्रेमवर्क अलग होता है। तो स्ट्रेस ज्यादा लेंगे, स्लीप साइकिल प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगी, आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, और कोर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को फिर से भड़का देगा। इम्यून सिस्टम अटैक करता है थायराइड ग्लैंड पे जाकर के। जैसे क्या अटैक करता है इम्यून सिस्टम में, एंटीबॉडी, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी अटैक करती है, और जब थायराइड ग्लैंड पे अटैक होगा तो हार्मोन प्रोडक्शन कम होगा, इस वजह से थायराइड की दिक्कत आती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? थायराइड को ठीक करने के लिए 3 सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं, जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपका थायराइड ठीक हो सकता है। पहला जो सोल्यूशन है वो है कि आपको अपना डाइट चेंज करना है। ऐसी खाने पीने की चीजें जो आपके इम्यून सिस्टम को भड़का देती हैं, तो इम्यून सिस्टम सीधा अटैक करेगा थायराइड ग्लैंड पे। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्लूटेन या ऐसे प्रोडक्ट जिसमें ग्लूटेन लाइक प्रोटीन होता है। ग्लूटेन तो सभी लोग जानते हैं कि गेहूं में ग्लूटेन होता है और वो नुकसान देता है। इस तरीके से बहुत सारे फूड, दालों में भी ग्लूटेन लाइक प्रोटीन्स होता है, लेक्टिन, इस तरीके से कई सब्जियों में भी ग्लूटेन लाइक प्रोटीन्स होते हैं। डाइटरी चेंज जो आपके इम्यून सिस्टम को नुकसान ना दे। दूसरी चीज है आपका लाइफस्टाइल। आपका स्लीप 8 to 9 आवर्स का होना चाहिए। अगर आप कम सो रहे हैं, आपके कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, तो इट्स बेटर टू टेक अ गुड स्लीप। वो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा, और जितना ज्यादा आप तनाव में रहेंगे उतना ज्यादा आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, जो स्ट्रेस हार्मोन है, और वो आपके इम्यून सिस्टम को भड़का देगा, इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पे अटैक करेगा, राइट। और तीसरा रीजन जो आपको करना है, आपको टॉक्सिन्स से बचना है। जैसा मैंने आपको बताया था, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम्स आपको नेचुरल यूज करने हैं। आजकल सभी लोग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, या फिर अगर आप चाय बना रहे हैं तो उसकी पत्ती को कम उबालिए। अगर बहुत टाइम तक उबाल के रखेंगे तो फ्लोरीन कंटेंट उसमें आ जाएगा। या फिर बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट में अगर आपके फ्लोरीन ज्यादा है, वो आपको चेक करना होगा क्या कंटेंट है। फ्लोरीन भी आपके आयोडीन के साथ में कंपीट करता है, और आयोडीन से ही थायराइड बनता है, तो आयोडीन को थायराइड नहीं बनाने देगा। अब काफी लोग जो है बहुत ज्यादा स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग में भी आप ये देखिएगा कि आजकल जो स्विमिंग पूल्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लोरीन डाला जाता है। वो क्लोरीन भी आयोडीन से कंपीट करेगा। तो आपका अगर आयोडीन को काम नहीं करने देगा फ्लोरीन और क्लोरीन, तो फिर थायराइड हार्मोन कैसे बनेगा, क्योंकि आयोडीन से थायराइड हार्मोन बनता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मेन तौर पर आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके थायराइड रिवर्स हो सकता है। और थायराइड भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, डेफिनेटली ये भी ठीक हो सकती है। या तो आपकी दवाइयां पूरी छूट जाती हैं, जो कि हम इतने पेशेंट्स की छुड़वा चुके हैं, या फिर दवाइयों की डोज कम से कम हो जाती है कि वो आपको नुकसान ना दे। सर, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी, मतलब कि कल को मैं बाप नहीं बन पाया तो, या फिर जिससे मेरी शादी हुई वो मां ही ना बन पाई तो, सर ऐसे केस में ये चीज रिवर्सिबल है या नहीं है, तो इसका कोई क्योर है या नहीं है, मैं इस बारे में जानना चाहूंगा सर, प्लीज आप क्या मेरे को बताओ। आज के टाइम पे बिल्कुल ये कॉमन समस्या है कि एक यंग कपल शादी कर लेता है लेकिन उसके बाद में कंसीव नहीं हो पाता है, या बेबी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, ट्राई करने के बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3 कॉमन रीजंस हैं लेडीज में, और मेन में भी 3 कॉमन रीजंस हैं। मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। लेडीज में क्या 3 कॉमन रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के? देखिए, सबसे पहले तो आपका एक रीजन है कि आपका रॉन्ग डाइट, क्योंकि जब भी आपका डाइट गलत होगा तो आपके शरीर में, और खास तौर से मैं देखता हूं कि आजकल सभी की डाइट्स में शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है। अब शुगर में सिर्फ चीनी मीठा नहीं आ जाता, वो नमकीन चीजें भी आ जाती हैं, वो आपकी बेसन की नमकीन भी आ जाती है जो ब्लड में जाकर के ग्लूकोज बन रही है। आपने शुगरी डाइट ली, आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन बढ़ा, इंसुलिन हार्मोन ने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया, और वो आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है, एग्स को टाइम पे निकलने नहीं देता, ओवरी
डिलीवरी में से और फर्टिलिटी नहीं हो पाती। तो एक रीजन डाइट का हो गया, दूसरा रीजन हो गया बहुत ज्यादा लेडीज में कॉमन है स्ट्रेस। तनाव से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ता है तो वो भी इंसुलिन की मात्रा को शरीर में बढ़ा देता है और शुगर को भी बढ़ाता है कॉर्टिसोल। तो ये भी एक रीजन हो गया। और जो तीसरा रीजन हो गया, और काफी लेडीज को स्ट्रेस है, स्लीप नहीं आ पाती है, प्रॉपर टाइम से सो नहीं पाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। इसके बाद में जो तीसरा रीजन है जो कि आपको समझना है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज के टाइम पे लोगों की, या आप लाइफ बिजी कह लो या कोई भी रीजन कह लो, अगर आप थर्ड रीजन इज एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज की कमी आजकल सभी में देखी जाती है, चाहे काम चाहे बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल ले लो या किसी भी तरीके के आपके रीजन हो कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके मसल्स कमजोर होती चली जाएंगी और वो आपके हार्मोन को रेगुलेट नहीं कर पाएंगी, और इस वजह से एक्सरसाइज करने से इनफैक्ट इंसुलिन हार्मोन का भी लेवल डाउन जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। तो आपका जो है टाइम से हार्मोन का बैलेंस रहना, टाइम से एग रिलीज होना, और जब टाइम से एग रिलीज होगा तो आपको आपकी फर्टिलिटी बहुत एनहांस हो जाती है। और मेल में इनफर्टिलिटी के रीजन बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। मेल्स का भी, एक तो जो इनका डाइट पैटर्न है मेल्स का भी खराब है, क्योंकि सभी लोग जो है बाहर का कुछ भी मंगा करके खाते हैं, उससे ब्लड शुगर लेवल एलिवेट होता है, और जितना ब्लड शुगर बढ़ेगा उतना इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन जितना बढ़ेगा उतना स्पर्म क्वालिटी खराब होगी। तो स्पर्म क्वालिटी खराब होने का ये रीजन पहला है आपकी रॉन्ग डाइट, शुगरी डाइट। दूसरा है स्मोकिंग, बहुत कॉमन है मेन में स्मोकिंग भी, और रेगुलर अल्कोहल इनटेक। और आप ये देखिएगा कि आजकल काफी जनरेशन ड्रग्स भी लेने लग गई है। तो ये तीनों ही चीजें आपके स्पर्म की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करता है, और इस वजह से आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है या बेबी आपको नहीं हो पाता है मैरिज के बाद। और तीसरा रीजन डेफिनेटली आपका एक्सरसाइज है, क्योंकि आजकल मेन हो या विमेन सभी को एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, और इस वजह से जो हमारे पेरेंट्स की या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी वो इतनी स्ट्रांग होती थी, उनका बिल्ट अच्छा होता था। क्योंकि जितना आपका स्ट्रांग बिल्ट भी बताता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना, क्योंकि स्मोकिंग से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इंसुलिन हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन कम होता है। टेस्टोस्टेरोन आपके स्पर्म को बनाने के लिए चाहिए, और एक्सरसाइज से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जितना आपका मसल और हड्डियां मजबूत होंगी उतना आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो अगर आपको इन चीजों को, ये कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रॉब्लम्स हैं और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इनफैक्ट हमारा जो एक फर्टिलिटी का सक्सेस रेट है, अगर आपको इनफर्टिलिटी को वर्स करना है तो यहाँ पे आप ये देखिए सबसे पहले कंप्लीटली रिवर्सिबल ये प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अगर आपको हार्मोन इंबैलेंस है, इनफर्टिलिटी हो रही है, मैं ट्यूब ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी तरीके का कोई वैसा एक्सीडेंटल उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसा सर्जरी की जरूरत पड़े, लेकिन ज्यादातर जो हार्मोन की कंडीशन से इंबैलेंस से ये चीज हुई है, और आपका ये सब चीजें रिवर्सिबल है, मेन में भी और विमेन में भी। कहां ध्यान रखना है? आपको डाइट का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स जाते हैं, एडिक्टिव सब्सटेंस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग चल रहा है आजकल लोगों का, रेगुलर करते, कभी कभार करते चलता है बट रेगुलर करते हैं, फिर जो है कुछ लोग आजकल ड्रग्स में चले गए हैं, ये सब चीजें आपकी फर्टिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। और तीसरा रीजन है आपका स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस इतना ज्यादा अगर आप लेंगे कि आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, आप तनाव में है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन है वो आपके पूरे हार्मोन्स को इंबैलेंस करके स्पर्म की क्वालिटी को खराब करेगा मेन में, और एग्स की क्वालिटी को खराब करेगा लेडीज में। इस वजह से इनफर्टिलिटी का कारण, और इन पे आप ध्यान देंगे तो ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है। इनफैक्ट हमारा जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं उनका 80 to 90% सक्सेस रेट है, और आईवीएफ में जो सक्सेस रेट है वो 40 से 45% है। 40 से 45% मतलब सिक्का उछालने से भी कम है, क्योंकि सिक्का उछालना हेड और टेल 50-50 होता है, तो ये इतना है। तो एक अच्छा, आप अगर एक प्रॉपर साइंटिफिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंप्लीटली आप फर्टिलिटी जोन में चले जाते हैं। सर अगर मेरे बच्चे नहीं हो पाए तो, या फिर जिससे मेरी शादी होगी वो बच्चे करने में असमर्थ रही तो, ऐसे केसेस में मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी के आप मुझे ये बताइए कि ये इरिवर्सिबल है या नहीं है। अगर मैं बच्चे नहीं कर पाया तो, या फिर मेरी जिससे शादी होगी वो बच्चे करने में असमर्थ रही तो, क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? मतलब जैसे आदमियों के लिए शराब है वैसे ही औरतों के लिए टिक्की। डॉक्टर साहब इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे आदमियों के लिए शराब है, डॉक्टर साहब आपका मतलब ये है कि जैसे आदमियों के लिए शराब है, सर आपका मतलब ये है कि जैसे आदमियों के लिए शराब है वैसे ही औरतों के लिए गोलगप्पे, टिक्की और बर्गर, चाउमीन है। बस फर्क इतना है कि जो जेंट्स हैं वो शराब पी के झूमते हैं और खुश भी रहते हैं, और जो लेडीज हैं वो गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन खाती भी है और झूम भी नहीं पाती और साथ में खुश भी नहीं रह पाती, लगता है मुझे। ठीक है, सही है। रोलिंग एक्शन। डॉक्टर साहब आपका मतलब कि जैसे आदमियों के लिए शराब है वैसे ही औरतों के लिए ये गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन है। बस फर्क इतना है कि आदमी जो है वो झूम लेते हैं और खुश भी रह लेते हैं,
पर जो औरतें हैं वो ना झूम पाती, खाती भी हैं और खुश भी नहीं रह पाती। ठीक है। इस द इशू इज कि अभी जो कैंसर है ना वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, घर घर में कैंसर के पेशेंट होते हैं, बहुत कम एज में होने लग गया है। दूसरा, उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत खराब होता है, एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है, पता नहीं होता कि यार आदमी बचेगा नहीं बचेगा, बहुत पेनफुल होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर विपुल उसमें बहुत हेल्प करते हैं, इनका ट्रीटमेंट उसमें बहुत हेल्प करता है। प्लीज डॉक्टर साहब बताइए कि किस तरह से आप हेल्प करते हैं और क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं। देखिए, कैंसर में अक्सर जो पेशेंट्स फेस करते हैं, मतलब लिटरली कैंसर जब एक बार हो जाता है तो पेशेंट को कैंसर का तो एक डर सताता ही है, लेकिन एक डर ये भी सताता है कि उनको दवाइयां लेनी पड़ेगी कैंसर की, जिसमें कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड इम्यूनो, ये सब दवाइयां हैं। अब ये जो कैंसर के केस में जो दवाइयां हैं ये एक्चुअल में पेशेंट की बॉडी को और ज्यादा फास्ट डिटेरियोरेट कर देती हैं। चक्कर क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में डोजेज और साइकिल्स जो दी जाती हैं पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स की बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनमें इतने एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स होते हैं कि पेशेंट की बॉडी कोलैप्स करने लगती है। तो ये एक कैंसर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैंसर ट्रीटमेंट की। अब जो है, अब हमें ये समझना है कि एक तो ये साइड इफेक्ट हो गया, दूसरी परेशानी ये है कि कैंसर में जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेट थेरेपीज दी जाती हैं, ये खुद ही एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर बनने का। क्योंकि क्या होता है कि जब आपने दवाइयां दी और एक्सेस साइकिल्स दी, एक्सेस डोजेज दी, तो क्या हुआ कि कैंसर सेल तो उस टाइम पे खत्म हो गया, लेकिन जो आसपास के जो नॉर्मल सेल्स थे उनके डीएनए और उनके माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस आ गए। तो अब वो जो नॉर्मल सेल है वो भी कैंसर में बदल गया। तो अब वो नॉर्मल सेल जो कैंसर में बदला है, फिर वो कैंसर का रिकरेंस आ जाता है 3-6 महीने बाद में, 1 साल 2 साल के बाद में, और रिकरेंस आता तो और एग्रेसिव रूप में आता है, मतलब और फैलने वाला कैंसर होता है। तो ये एक बड़ी परेशानी है। अब इसमें हमारा जो ट्रीटमेंट है, मेटाबॉलिक कैंसर ट्रीटमेंट, वो एक्चुअल में लोगों को बहुत फायदा दे रहा है, दवाइयां कम करवा रहा है, काफी लोगों की दवाइयां छूट भी रही हैं। उसका रीजन ये है कि कैंसर के पेशेंट्स में, कैंसर के ट्रीटमेंट में 2 बातें होना बहुत जरूरी है। पहला, और 2 एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है कैंसर ट्रीटमेंट के। पहला एस्पेक्ट ये है कि कैंसर सेल को खत्म करना है। तो चलिए, ये तो जो आप दवाइयां अस्पतालों में जाके लेते हो वो कैंसर सेल को खत्म करती हैं, लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शरीर में नया कैंसर सेल बन रहा है, उस पर रोक लगाना। तो ये दवाइयां उन पर रोक नहीं लगाती, खत्म कर दिया, रोक नहीं लगाया। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, 2 बातों के अलावा, कि अगर रोक नहीं लग रही है तो चलिए एक्सेप्टेबल है कि चलो कैंसर सेल खत्म हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोक नहीं लग रही है नए कैंसर सेल बनने पे, लेकिन ये दवाइयां उस प्रोसेस को जो नया कैंसर सेल बना रहा है उसको और बढ़ा देती हैं। तो यहां पे ये प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटमेंट, माइकैट का जो एक कैंसर ट्रीटमेंट है, वो दोनों चीजों पे रोक लगाता है। कैंसर सेल को खत्म करेगा एक सेफ तरीके से, कैंसर सेल का फूड ब्लॉक करके। कैंसर सेल का भोजन है ग्लूकोज और ग्लूटामीन। ग्लूटामीन प्रोटीन से निकलता है और ग्लूकोज भी आपका शुगर है। तो ये तो हम इसको ब्लॉक करते हैं ताकि कैंसर सेल खत्म होने लगे सेफ तरीके से, बिना साइड इफेक्ट के। और जो नया कैंसर सेल बन रहा है उस प्रोसेस पे रोक लगाई जाती है। वो सभी फैक्टर्स जो शरीर में हार्मोन का इंबैलेंस है, इम्यून सिस्टम के इंबैलेंस है, इस पे कंट्रोल किया जाता है, टॉक्सिन्स को अवॉइड किया जाता है, जिससे कि नया कैंसर सेल बनता है। तो नया कैंसर सेल जब बनेगा जब माइटोकॉन्ड्रिया सेल का खराब हो जाएगा, तो उस पे रोक लगाई जाती है कि माइटो। तो इस तरीके से ये दोनों ही एस्पेक्ट पे काम करता है। बहुत सेफ ट्रीटमेंट है कैंसर के पेशेंट्स के लिए, दवाइयां कम करने का पोटेंशियल है, और अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो दवाइयां जो अस्पतालों में दी जा रही है उसको कंप्लीटली आप स्टॉप भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बट मेरे को ये बताइए कि अगर आप किसी तरह से कैंसर ट्रीटमेंट को रोक सकते हैं, कैंसर को रोक सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, तो वो स्टेज वाइज होता है। थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिए कि फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे किस तरह से पेशेंट आपको अप्रोच कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है उसमें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि कैंसर जब एक बार एक डायग्नोसिस या एक बीमारी आ जाती है, तो आप ये देखिएगा कि दुनिया का कोई मेडिकल डॉक्टर गारंटी ऑफ क्योर नहीं दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, आज जो ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम है वो भी कभी भी गारंटीज नहीं दे सकती कि हम क्योर कर देंगे इसको। और क्योंकि मैं भी एक मेडिकल डॉक्टर हूं, हमारी मेडिकल टीम है, गारंटीज ऑफ क्योर नहीं दे सकते, लेकिन पोटेंशियल इतना बढ़ जाता है कैंसर की बीमारी को डिफीट करने का कि हम हजारों केसेस हैं ऐसे जो कि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट पे कैंसर सर्वाइवर्स है, पूरे वर्ल्ड में भी, और आज हम इंडिया में भी अपने पेशेंट्स में बहुत अच्छा आराम देख रहे हैं। अब बात आती है स्टेज की। तो देखिए, जितना अर्ली स्टेज होगा उतना कैंसर में रिवर्सल या उसको स्टॉप करने में ज्यादा आसान होगा, और जितना स्टेज 3 या स्टेज 4 जो एडवांस स्टेज होती है उसमें ज्यादा मुश्किलें आती है, उसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ये हमें समझना है कि स्टेज के हिसाब से ही कैंसर का ट्रीटमेंट, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और जो भी पेशेंट्स हमसे मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ एशिया में हम ही इस ट्रीटमेंट को दे रहे हैं। मेटाबॉलिक कैंसर ट्रीटमेंट सिर्फ माइकैट ऑर्गेनाइजेशन ही दे रही है, मैं और मेरी टीम दे रही है, और इससे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेटाबॉलिक कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जाने और आगे आप इसमें एनरोल भी
करें तो आप हमारे माइकैट टीम के कंसल्टेंट डॉक्टर से आप उनसे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप हमारे जो है सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल्स हैं, इन सभी में आपको हमारी वेबसाइट है mycat.org, www.mycat.org, आप उस पे जाकर के डिटेल ले सकते हैं और डायरेक्टली अपना कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर किसी की भी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पेशेंट है कैंसर का, जिसका आपको पता है कि यार उसको कैंसर हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है, उसकी हालत खराब है, पहले ही साइकोलॉजिकल बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसके मन में, फिर हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं, फिर डर लगता है, टेस्ट होते हैं बहुत सारे, कई तरह के डॉक्टर्स बोलते हैं कि यार अभी कीमोथेरेपी करवाना पड़ेगा, अभी रेडियोथेरेपी कराना पड़ेगा, अभी इतना खर्चा आएगा। उससे अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो भी नोन है जिनको ये इशू आता है, सर मतलब कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस बिगन टॉक्स टू द सार ऑफ दीज टॉक्स, आप ये कहना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, दूसरी चीज हमें है ना बाहर का खाना कम करना चाहिए, मतलब कुछ भी हम गलत चीजें खाते हैं वो कम करनी चाहिए, और तीसरी आप बताएं सर। स्ट्रेस लेवल्स आपके कंट्रोल में होने चाहिए, आपका स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए, मतलब कि हमें मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सर मेंटल स्ट्रेस तो बहुत बड़ी वो है, उस पे तो हम है ना मतलब एक अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं मुझे लगता है। डेफिनेटली। तो सर एक बात और बता दो, आपने कहा मुझे कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, कोका कोला नहीं पीनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, जिसे नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर आपने चकना क्यों रख रखा है मेरे सामने? इस चकने का जवाब दो मुझे। बिल्कुल, देखिए ये एक्चुअली ये वो फूड्स हैं जो कि हमसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए और उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम क्या खाएं। हम तो बिस्किट भी चाय के साथ ले लेते हैं, नमकीन भी ले लेते हैं और मीठा भी कभी खाने का मन कर जाता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इनमें आपका शुगर लेवल नहीं राइज करेगा। कसम से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो नमकीन है ये बेसन की नहीं बनी। अच्छा। ये जो बिस्किट है ये मैदा के नहीं बने। अच्छा। ये जो पापड़ी है ये मैदा की या गेहूं के आटे की नहीं, ये सभी प्रोडक्ट बने हैं बादाम और बीजों के आटे से। ये नमकीन भी बिस्किट भी, तो जो बादाम और बीजों का आटा है इसको आप कंज्यूम भी करेंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल राइज नहीं करेगा, इंसुलिन हार्मोन राइज नहीं करेगा। और इनफैक्ट ये जो चॉकलेट ट्रफल्स हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं, बड़ी देर से दिख रही है सर, बहुत अट्रैक्टिव सी लग रही है, देखो एंजॉय कीजिए। ये चॉकलेट ट्रफल आप लेंगे, इसमें जो है आपका शुगर नहीं है, इसमें स्टीविया या एरिथ्रिटॉल या मोंग फ्रूट स्वीटनर्स हम यूज करते हैं, तो ये आपके शुगर को, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करेंगे। तो लोग चॉकलेट भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, पंजीरी है, आलमंड पंजीरी है जो कि अगेन आपके रेगुलर आटे से नहीं बनी है, बादाम के आटे से बनी है। ये सब चीजें लोग इजीली कंज्यूम करते हैं क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ स्नैक्स तो मिल जाए, और ये बिल्कुल हेल्दी और सेफ स्नैक्स हैं। ये बिस्किट भी आपके जो है पूरे बादाम और बीजों के आटे से बने। ये सर ये इसको क्या कहते हैं सर? ये मैंने देखा सर, मैं देख रहा हूँ माइकैट लिखा हुआ है, ये आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं? हाँ, ये हमारे हेल्दी किचन में बनते हैं क्योंकि अच्छा। बाहर का तो हमें पता है कि कहीं पे भी ये प्रोडक्ट मिलेंगे ही नहीं। तो मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटमेंट, बेसिकली माइकैट के ये हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स हैं और लोग इसको कंप्लीटली सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। और आप जो है ये चीजें आप कंज्यूम भी करेंगे, चाय कॉफी के साथ स्नैक्स भी लेंगे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ये तो मुझे दारू के साथ चकना भी लग रहा है। बिल्कुल और वो भी हेल्दी कर सकते हैं, वो भी हेल्दी चकना। बट खैर सर क्या करूं, मैं दारू पीता नहीं हूँ। सॉरी। मतलब देखो, कोई चीज मॉडरेशन में या कभी कभार ली जाए तो चलता है, लेकिन लोग जब डेली का डेली ये प्रैक्टिस करते हैं कि शराब भी पीनी है, स्मोकिंग भी करनी है, और अगर ये जो हम जो बाहर का जो जंक फूड खा रहे हैं वो डेली आपका अगर आदत बन जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बर्गर, मोमोज हो गए, लोग घरों में मैगी बना बना के खाते हैं, सब नुकसान देती है। सर वो तो देगी सर, वही है ना, लिमिट में अगर कोई चीज करी जाए ना तो वो अच्छी रहती है, फिर भी ठीक रहती है, बट लिमिटलेस इज ऑलवेज हार्मफुल, ऑलवेज हार्मफुल, ऑलवेज हार्मफुल। वही है कि हम चाहे एक्सरसाइज ज्यादा कर ले वो भी हार्म देगी हमें, हम खाना ज्यादा ओवर ईटिंग कर ले वो भी हमें हार्म ही देने वाला है, हम ओवर थिंक करेंगे ना वो उससे भी ज्यादा हार्मफुल रहेगा, वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देगा। वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देगा। आज के टाइम पे तो सर मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है ना, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उस पे है ना फिजिकल स्ट्रेस, उन पे मेंटल स्ट्रेस, ऊपर से फिर इमोशनल स्ट्रेस, वो अलग, इतना ज्यादा स्ट्रेस ही स्ट्रेस भरा हुआ है, और उसको ठीक करने के लिए ना लोग कुछ भी नहीं करते। और जैसा कि आपने इन सारी चीजों का एक सार बताया हमें कि भाई एक्सरसाइज करो, यही मैंने मतलब मैं जो भी मैं जिनसे भी बात होती है, हाँ जी सर बताइए। एक्सरसाइज डेफिनेटली, डाइट, लाइफस्टाइल, शरीर में टॉक्सिन्स और केमिकल से बचना जो जा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, एक अगर मैं सिंगल लाइन में बोलूं तो आपका 6 AM to 10 PM का रूटीन, आप सुबह 6 बजे अगर उठते हैं और रात को 10 बजे सोते हैं, तो ये जो रूटीन है, ये जो स्केड्यूल है, इसी से ही आपकी या तो आपकी हेल्थ खराब होगी और इसी से ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और ये जो 6 से 10 बजे का स्केड्यूल है, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका रूटीन कैसा है,
कैसा है? अगर ये चीज जो है आपके पूरे लाइफ को खराब भी कर सकती है, पूरे हेल्थ को खराब कर सकती है, मेंटल हेल्थ से लेकर फिजिकल हेल्थ को, बिल्कुल। और अगर Emotional इसी को आप ठीक कर लें, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, अगर आप इसी को ठीक कर लें 6 AM to 10 PM रूटीन, तो इससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और डेफिनेटली बदलेगी अगर आप बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब भाई इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि बर्बाद तो दुनिया होती है, तुम आबाद होके दिखाओ। बिल्कुल हाँ, वो भी छोटी छोटी चीजें करके तुम आबाद होके दिखाओ भाई, होती है दुनिया बर्बाद होती है। बिल्कुल। देख रहे हैं बच्चे कहीं मेंटल स्ट्रेस लेके बर्बाद हो गए, कहीं नशा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं इधर उधर मतलब बेफालतू की चीजों में आ रहे हैं। सर बड़ा मतलब बुरा लगता है देख के। डेफिनेटली आप भी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे कभी ऐसे स्टेज पे आए कि भाई फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस में जाए। वो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है मेरे को जिनके बारे में इंसान बातें नहीं कर पाता। बिल्कुल सबसे ज्यादा खतरनाक वो चीजें लगती है जिनके बारे में बातें नहीं कर पाता है इंसान। और हमने तो सर कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल हमने बहुत सी चीजों को यहाँ पे कवर अप कर लिया कि हाँ भाई, जैसे इनफर्टिलिटी होगी, गायनी की प्रॉब्लम्स होगी, थायराइड होगी, ठीक है, और सर और वेट प्रॉब्लम हो गया, वेट कैंसर हो प्रॉब्लम्स गया, हो, हाँ ऑटो इम्यून की बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। बिल्कुल सर, कितनी सारी बीमारी। और सर तो कह रहे हैं कि भाई दवाई का तो कोई मतलब ही नहीं, दवाई तो लेनी नहीं, हम तो यहाँ बैठे इसलिए कि भाई हम दवाई बंद करवाएंगे। मतलब देखो, दवा और दारू वो वाली बात होगी सर, दारू तो है ही नहीं और ये दवा आप खा सकते हो, ये भी अच्छी है करके। वेरी नाइस सर। सर ये कब से चल रहा है सर माईकैट? माईकैट का मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस लगभग 15 साल का है, और 7 ईयर से हम लोग मेटाबॉलिक सिस्टम्स पे, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट्स पे काम कर रहे हैं। 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। बस ये है कि माईकैट का जो एक प्रॉपर माईकैट का नाम दिया गया है, या उसको हमने एज अ ट्रीटमेंट प्रैक्टिस करा, वो आपका जो है 7 ईयर्स के बाद में ही शुरू हुआ, तकरीबन 3-4 साल से। उससे पहले ये जो है मैं ट्रीटमेंट यही दे रहा था, बस नाम अलग था। अच्छा सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकता हूँ माईकैट लाने का? मतलब आपने कैसे सोचा कि भाई, मतलब मेरे हिसाब से, और या फिर है ना कोई भी आम पब्लिक हमारी जो देखेगी उनके लिए तो ये चखना है, ठीक है, चखना है और थोड़ा सा चखना है। मतलब चखना तो बहुत सारा और चखना थोड़ा सा है, ये समझ सकते हैं। तो आपका कैसे, आपको ये आइडिया है सर कि मतलब इस चीज को हम ऐसे इनोवेट कर सकते हैं करके? देखिए, मेन क्या होता है कि जब मैं एक्चुअली जब आप रिसर्च में जाएंगे, और इनफैक्ट मैंने बहुत मेडिकल रिसर्च इस पे करी है, और मैंने यही पाया है कि 90% बीमारियां आज के टाइम पे गलत खान पान, रॉन्ग डाइट, रॉन्ग लाइफस्टाइल और टॉक्सिन्स के शरीर में जाने से होती हैं। और हमें ये समझना है कि अगर हम डाइट की बात करते हैं तो एक्चुअल में हर जगह पे आप किसी भी ब्रांड के नमकीन के पैकेट उठा लें, चिप्स के पैकेट उठा लें, बिल्कुल, और आप जो है रेगुलर पे आप जो है आप रेगुलर हलवाई की उस पे जाएंगे तो आपको जो है ये समोसा मिल जाएगा, सैंडविच के ब्रेड पकौड़ा मिल जाएगा, 4 दिन पुराने तेल में तला हुआ समोसा मिल रहा है। वो इतना, मतलब कहीं मुझे पूरे मार्केट में कोई सही चीज मुझे दिखी नहीं। मैंने कहा ये तो सभी जहर है। हाँ। तो फिर हमें खुद ही इसको हेल्दी किचन में प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई ये तो हम चाय कॉफी के साथ में हमारी आदत है, हम नमकीन भी मन करता है, मीठा भी खाने का मन करता है, बिस्किट भी। तो फिर हमने इस चीज को पूरा का पूरा इसमें रिसर्च करा कि भाई ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, और ये प्रोडक्ट बादाम और बीजों के आटे से सेफ बनते हैं। अरे वाह यार सर, वेरी नाइस सर। एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप बोल रहे अभी कि ना चाय हो गई, ये और क्या कहते हैं, शराब होगी, चाय होगी, और इवन है ना स्मोकिंग वगैरह होगी, या फिर ड्रग्स भी आप कह लो। आई एम सॉरी टू से, बट ये है ना एक फैक्ट है कि हमें इस पे बात कर लेनी चाहिए। ये सारी चीजें है ना एडिक्टिव मानता हूं मैं, जो कि है भी। और आज के टाइम पे ना यूथ में भी जा रही है चीजें, इवन हमारे मदर फादर में, मतलब सभी के बच्चों के। और उनमें ना कहीं या तो चाय होगी, या ड्रिंकिंग होगी, या बच्चों में, यूथ में ड्रग्स होगी। ये एडिक्टिव है। इससे कैसे टैकल करें सर? आप क्या कहते हो कि मतलब इसका कोई साइंटिफिक तरीका भी है क्या कि किसी तरीके से हम वो हो जाए करके, टैकल कर पाए करके, बचें कैसे इससे? देखिए क्या है कि एडिक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि जो चीजें जिनको हम कंज्यूम करते हैं, अगर हमें उसकी आदत लग जाती है तो वो एडिक्टिव सब्सटेंस, बिल्कुल वो आदत छूटती है। अब देखिए, जहां तक बात है कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, तो अगर आपका इनिशियल स्टेज है और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट करके छुड़वा देते हैं। अब अगर आपको बहुत एडवांस स्टेज पर है ये, तो आपको डेफिनेटली रिहैब सेंटर जाना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन करवाना पड़ेगा, डी एडिक्शन सेंटर जाना पड़ेगा, जहां पे कि नशा मुक्ति केंद्र जिसको हम बोलते हैं। अब बात आती है फूड्स की, तो शुगर के आइटम्स या मीठी चीजें
इस तरीके के जो आइटम्स हैं ये भी एक नशा है। क्रेविंग होती है सर, सही कह रहे बिल्कुल हो। क्रेविंग, आप जिन लोगों की बहुत ज्यादा स्वीट्स खाने की और इनकी वो होती है, इसलिए हमने क्रेविंग्स का सॉल्यूशन दे दिया कि भाई आपको क्रेविंग्स होती है आप लो, लेकिन नुकसान ना दे। लेकिन जिन लोगों को शुगर की और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट फूड के कंजम्पशन की हैबिट है कि भाई पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, तो ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। अब इसको छुड़वाने के लिए हमारा पूरा ट्रीटमेंट चलता है कि भाई आपको अगर शुगर एडिक्शन है तो उसको कैसे कैसे आप डिटॉक्स करें बॉडी को और धीरे धीरे करके इसकी आदत को छोड़ें। अच्छा, मतलब हम इस चीज में भी टैकल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नशा है, शुगर पूरा नशा है। बिल्कुल, मतलब ये जो है शुगर, ये बोला गया है, जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कहते हैं कि ये सबसे लीगल ड्रग है पूरी दुनिया में। लीगल ड्रग, शुगर, क्योंकि बाकी तो आप पकड़ लोगे कि भाई ड्रग ले रहा है तो वो आप गवर्नमेंट को कंप्लेंट करके, पुलिस को कंप्लेंट करके उसको बंद कर दोगे। बिल्कुल, लेकिन शुगर तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर रखी है, जबकि ये ड्रग है। तो ये सबसे ज्यादा लीगल ड्रग है पूरे दुनिया में और इंडिया में भी। तो लीगल है तो लोग धड़ल्ले से बिक भी रहा है। और फूड कंपनीज भी ये जानती हैं कि अगर आप जितना ज्यादा लोगों को मीठा या ऐसी एडिक्टिव फूड खिलाओगे, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चिप्स हो गए, ये एडिक्टिव सब्सटेंस आप खिलाओगे तो लोगों को आदत पड़ेगी। और आदत पड़ेगी तो इन कंपनीज को फायदा तो होगा। क्योंकि देखो, ड्रग की अगर आदत पड़ जाए तो ड्रग बनाने या ड्रग सेल करने वालों को कितना फायदा होता है। बिल्कुल होता है। स्मोकिंग सिगरेट कंपनीज को कितना, तो ये सारा प्रॉफिट का वो है, लोगों को आदत डलवाई जाती है। और फिर सर मतलब कि अब जैसे हमने जितने भी डिजीजेस या फिर बीमारियों के बारे में बात करी, इन सभी में कहीं ना कहीं है ना हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम वगैरह, जो कि मतलब शायद से मेरे हिसाब से इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड होता है। कोई भी चीज होगी, थायराइड, कैंसर है, बीपी, लो शुगर और अपना पीसीओडी, पीसीओएस और हमारा फैटी लीवर, ये सारी चीजें है ना इम्यून सिस्टम के खराब होने से होता है। एंड इवन मेरे को जो पता चला है, जो कि अपनी मतलब सभी को भी पता है, मुझे नहीं, कि कोविड-19 जब से आया था उसके बाद से हमारा इम्यून सिस्टम सभी का ही डाउन हो चुका है। तो सर जब भी अगर किसी को ऐसी चीजें डिटेक्ट हो, ऐसा लगे कि भाई हमारे हो सकता है या हम इस चीज से जूझ रहे, चाहे वो ड्रग एडिक्शन भी क्यों ना हो, चाहे एडिक्शन क्यों ना हो, या XYZ कोई भी दिक्कत हो, पहली चीज तो हमें क्या करना चाहिए कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप गूगल भी कर रहे हो तो यार मैं बताता हूँ आपको, गूगल करने की जरूरत है भी और नहीं भी है, बट इन सारी बातों का एक सार निकलता है, गुड डाइट, एक्सरसाइज और आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। और मैं ये बता रहा हूँ आपको, आपकी 99% प्रॉब्लम सिर्फ आपके 1% एक्सरसाइज करने से खत्म हो जाएंगी। अब जाके तो देखो, आप एक्सरसाइज करोगे, आपको भूख लगेगी, आपको भूख लगेगी तो आप सोचोगे कि मैं अच्छा खाऊं, कि भाई मैं, अगर आप, यही बात है कि मतलब अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद समोसा खाओगे तो और तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। तो इससे अच्छा है कि हम एक्सरसाइज करने के बाद कुछ अच्छा खाएं, प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखें। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप वेजिटेरियन खाना चाहते हैं आप खाएं, आप नॉन वेजिटेरियन खाना चाहते हैं आप वो खाएं, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो यही चीजें चलती थी, है ना सर। अब ये हो जाएगी, खाना पीना अच्छा हो जाएगा, आपका रहना सहना अच्छा हो जाएगा, आपके पेरेंट्स आपसे खुश हो जाएंगे। थर्ड चीज जो इसके कंटिन्यूटी में जो आती है वो ये होती है कि अगर माँ बाप देखते हैं कि आपका बच्चा है ना सही रास्ते पे चल रहा है, वो अच्छा खा रहा है, वो डाइट ले रहा है, वो जिम वगैरह जा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो माँ बाप खुश रहेंगे। अगर माँ बाप खुश रहेंगे तो आप खुश रहोगे, क्योंकि वो आपको गालियां नहीं देंगे मेरे हिसाब से तो है। और फिर इसकी वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस भी ठीक रहेगा, आप हैप्पी रहोगे। तो इन शॉर्ट की आपको है ना खुश रहना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ आपका खुशी होना चाहिए, आपके फेस पे खुशहाली होनी चाहिए, जो कि अमर होनी चाहिए, जो कि लाइफ टाइम आपके है ना, आपके पेरेंट्स पे भी और आपके भी, और वो आपकी ना आधी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी। बिल्कुल, देखिए मेन यहाँ पे यही हमें समझना है कि आपका 6 AM to 10 PM जो आपका एक रेगुलर रूटीन है, अब इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइमिंग आप ले लेते हैं कि सोने का उठने का कब का है, लेकिन सुबह 6 बजे से उठने से रात के 10 बजे सोने तक आपकी दिनचर्या ही आपकी हेल्थ को बनाएगी या आपकी हेल्थ को बिगाड़ेगी। अब ये हेल्थ मेंटल हेल्थ भी है और फिजिकल हेल्थ भी है, इमोशनल तो यहाँ पे और इमोशनल हेल्थ भी है। हाँ। तो यहाँ पे आपको अब 6 AM to 10 PM में बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपका खान पान भी आ जाता है, आपका एक्सरसाइज पैटर्न भी आ जाता है, आपकी दिनचर्या भी आ जाती है, आपका स्ट्रेस, कितना आप स्ट्रेस लेते हैं मेंटल काम करते समय पे वो भी आ जाता है, आप क्या दवाइयां ले रहे हैं वो भी आपके बॉडी को इम्पैक्ट देती हैं,
पिछली प्रॉब्लम हार्मोन की क्या चलती आ रही है, इम्यून सिस्टम की डाइजेशन कैसा है, ये सभी चीजें इसमें कवर होती हैं। तो अगर आपने 6 AM to 10 PM सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक का आपने रूटीन को ढंग से मैनेज कर लिया तो 90% केसेस में बीमारियां भी रिवर्स होती हैं, दवाइयां भी छूटती हैं और आप हेल्दी फिट एंड फाइन हो जाते हैं। ठीक है, वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. हमारे व्यूअर्स को मैं चाहता हूँ कि उनको बहुत अच्छा लगे इस वीडियो से, है ना, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चले और वो घबराए ना। कोई बात नहीं, जीवन है, ऐसे ही चलता रहता है। जब तक जीवन में संघर्ष रहेगा तब तक ही जीवन मस्त रहेगा, ठीक है? बिल्कुल। और अगर संघर्ष खत्म होगा ना मेरे भाई, जीवन तो समझ जाओ फिर कुछ है ही नहीं। और भाई मैं ये सोचता हूँ कि भाई मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। ये भी चीज है सर। तो इन शॉर्ट सर, बड़ा अच्छा लगा सर, नाइस मीटिंग। मोस्ट वेलकम, आप ये एंजॉय भी कीजिए। बिल्कुल सर, अभी खाऊंगा मैं, अभी सबके बाद खाऊंगा करके, मतलब मैं सोच जैसे ना मेंटल हेल्थ बोला था, मेंटल हेल्थ पे कैसे ठीक कैसे किसी को स्ट्रेस होता है, ये हो गया, कट हो गया थोड़ा सा रिकॉर्डिंग। मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ। को ठीक करने के लिए आप लोग भी लीजिए ना, और ये चॉकलेट में बिल्कुल शुगर नहीं है, आप लोग सब लोग लो, एंजॉय करो, ये लो आप लोग। मेंटल सर, देखो क्या होता है कि मेंटल, अब मैं इधर आ जाऊँ, हो गया ना, शूट कंप्लीट हो गया। शूट कंप्लीट होगा। आप बोलो, ये अपनी है ना वैसे ब्लॉग टाइप की चलेगी, आप बताओ। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, ये ब्लॉग्स में आ जाएगा, आप बताओ। तो मैं यहीं बैठ जाऊँ। हाँ बैठो आराम से, चिल हो के बात बैठो। एक लास्ट में बस एक सेल ऑन करिए ब्रो। हाँ, एक लास्ट में सर वही बात है कि अपना जो लाइफ का पर्पस होना चाहिए वो है ना हमेशा खुश रहना चाहिए। तो दुनियादारी कहती है कि चीज़ व्हेन यू स्माइल, बट अपना थोड़ा सा डिफरेंट है। आई से सुशी व्हेन आई स्माइल। सो सर से सुशी फॉर मी प्लीज। सुशी सुशी। थैंक यू सर, एंड कीप स्माइलिंग गाइस। सर अपनी जो ट्रस्ट है उसका भी नाम मैंने अमर खुशहाली फाउंडेशन रखा है। मेरा जीवन में पर्पस ये है कि मैं खुशहाली को सबके जीवन में अमर करना चाहता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। सर से सुशी। कीप स्माइलिंग एंड से सुशी। सुशी सुशी। थैंक यू सर।